हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप दैट यू ऑल आर फिट एंड फाइन। लास्ट वीडियो जो स्टैटिस्टिक्स की हमने कवर की थी, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने कुछ और मेथड्स कवर करने की कोशिश की थी जिसके जरिए हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि जो मैंने लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स वाला और जो आपको मेलिंग मेथड का इस्तेमाल कर किस तरह से क्वेश्चनायर्स को यूज किया जा सकता है इन ऑर्डर टू कलेक्ट दी प्राइमरी डेटा, ये दोनों मेथड्स आपको समझ में आ गए होंगे। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी, इस वीडियो में भी हम हमारे प्राइमरी डेटा की जो कलेक्शन है उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि किस तरीके से प्रश्नावली का ही इस्तेमाल कर हम दूसरी विधि यानी कि गणक विधि के जरिए प्राइमरी डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं। लुक, हम लोगों ने इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर्स एंड स्केड्यूल्स में ये मेलिंग मेथड जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि हमने कवर कर लिया है। आज हम इनैमरेटर मेथड यानी कि गणक विधि डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती है। इन दिस मेथड द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, और जिसे हम क्वेश्चनायर्स कहते हैं, आर सेंड टू द इन्फॉर्मेंट्स थ्रू द इनैमरेटर्स, गणकों के द्वारा। अगर आपने ध्यान दिया हो तो पहली कुछ वीडियोस में मैंने इनैमरेटर वर्ड यूज किया था। जब एक इन्वेस्टिगेटर खुद डेटा कलेक्ट करने की जगह अपने बिहाफ पर कुछ लोगों को अपॉइंट कर देता है, तो ऐसे व्यक्तियों को ही हम लोग जो हेल्प करते हैं एक तरीके से रिसर्चर की इन डेटा कलेक्शन, इनको हम इनैमरेटर्स यानी कि गणक कहते हैं। तो दे रीड द क्वेश्चंस टू द इन्फॉर्मेंट्स, मतलब जिनसे सूचना एकत्रित करनी है वो उनके लिए क्वेश्चंस रीड आउट करते हैं एंड रिकॉर्ड देयर आंसर्स ऑन दी स्केड्यूल यानी कि क्वेश्चनायर। अब देखो, आपको यहाँ पर फिर से एक नया वर्ड देखने को मिला है, स्केड्यूल। तो इन्हीं स्केड्यूल्स को हम अनुसूचियां कहते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब वही क्वेश्चनायर होता है, लेकिन जब वो क्वेश्चनायर खुद एक इनैमरेटर इन्फॉर्मेंट्स से क्वेश्चन पूछकर भरता है तो हम उसे अनुसूचियों का रूप दे देते हैं, हम उसे अनुसूचियां कहते हैं। ठीक है, तो इस विधि में खुद नहीं इन्वेस्टिगेटर जा रहा है, इन्वेस्टिगेटर के बिहाफ पर कौन जा रहा है? इनैमरेटर्स जा रहे हैं, और इनैमरेटर्स भी खुद पूछकर सवाल और सूचना देने वालों से उसके बाद फिल कर रहे हैं खुद ब खुद स्केड्यूल में। इसका मतलब आपको यहाँ पर मीनिंग पढ़ते ही एक चीज तो क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पर इन्फॉर्मेंट का एजुकेटेड होना या ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनैमरेटर्स ने खुद इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। अब देखते हैं कि ये मेथड कहाँ पर सूटेबल फिट होता है, उपयुक्त कहाँ पर बैठता है। When area to be covered is wide, यानी कि जब क्षेत्र विस्तृत हो, जब हमने ज्यादा एरिया कवर करना हो, ऑब्वियसली है तभी है ना कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद ना जाकर किसी थर्ड पार्टी को, मतलब एक तरीके से अपने बिहाफ पर अपने एक एजेंट को अपॉइंट कर रहा है जिसे हम इनैमरेटर कहेंगे, और वो जाकर डेटा कलेक्ट कर लेकर आएगा। तो इसलिए हम इस विधि के द्वारा ज्यादा बड़ा क्षेत्र जो है उसे कवर कर सकते हैं। अब देखो एक और सूटेबिलिटी, When enumerators are easily available, they are well trained। अब ये 2 पॉइंट्स हैं, मैंने इकट्ठा ही इसे कवर कर दिया है कि ये मेथड वहां पर सूटेबल फिट बैठता है जब गणक जो हैं, मतलब जिनको हमने एज अ इनैमरेटर अपॉइंट करना है कि वो जाकर डेटा कलेक्ट कर लेकर आएंगे, वो आसानी से उपलब्ध भी हों और वो वेल ट्रेन्ड भी हों, मतलब निपुण हो, कौशल है उनके पास, वो अपनी इन टेक्निक्स का यूज कर इजीली डेटा हमारे बिहाफ पर कलेक्ट कर लेकर आ सकते हैं। तो आई होप कि ये मीनिंग और सूटेबिलिटी आपको क्लियर होगी। अब हम आगे मूव ऑन करेंगे और हमारे पास इस मेथड का सबसे पहला मेरिट है यानी कि गुण है। देखो, गुण बिल्कुल इस पॉइंट से रिलेटेड ही है
और जो मैं अभी अभी आपको बताया है मैंने कि चाहे सामने वाला इन्फॉर्मेंट एजुकेटेड हो चाहे ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि खुद ब खुद एक इनामोरेटर ने इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो हमारी फर्स्ट मेरिट यही है कि ये एक वाइड एरिया कवर करती है और जो इन्फॉर्मेशन है वो इवन अनएजुकेटेड पर्सन्स से भी कलेक्ट की जा सकती है। अब देखिए सेकेंड मेरिट क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो ज्यादा रिलायबल होती है और एक्यूरेट होती है। क्योंकि यहाँ पर खुद गणक जाकर उनसे पूछ रहे हैं क्वेश्चंस और अनुसूचियों में यानी कि स्केड्यूल्स में भर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन पूछ रहे हों हमारे रिस्पोंडेंट के बारे में या इन्फॉर्मेंट के बारे में। इन्फॉर्मेंट खुद ऑन हिज ओन या ऑन आवर ओन इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इसलिए डेटा ज्यादा एक्यूरेट होता है और ज्यादा रिलायबल होता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास मेरिट क्या है। ड्यू टू दी पर्सनल कॉन्टैक्ट ऑफ दी इनामरेटर्स देयर आर लेस चांसेस ऑफ नॉन रिस्पॉन्सिवनेस। अगर आपने लास्ट वीडियो को ध्यान से समझा हो जिसमें हमने मेलिंग मेथड का कंसेप्ट पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या देखा था कि बहुत ही कम चांसेस होते हैं। कई बार हम जंक मेल्स मान लेते हैं उन्हें। अगर हम आजकल का इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का ध्यान दें तो हमें आजकल वो पोस्टेज लेटर्स नहीं आती हैं, हमें क्या आता होता है, हमें ईमेल्स आती होती हैं। तो कई बार वो स्पैम में चली जाती हैं या हम उसे जंक फाइल मान लेते हैं, हम उनका रिस्पांस नहीं देते हैं। यानी कि इन्फॉर्मेंट्स जो हैं वो ज्यादा रिस्पांस नहीं दिखाते होते हैं, निग्लेक्ट कर देते होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन आयर तैयार हुआ है। अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च आपने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं, आप उसके बिहाफ पर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते हो। आपने जो इनामरेटर्स अपॉइंट किए हैं दे आर विजिटिंग द इन्फॉर्मेंट्स पर्सनली, वो खुद जा रहे हैं, तो पर्सनल कांटेक्ट बना रहे हैं, संपर्क में आ रहे हैं सीधा। इसलिए उदासीनता का मतलब होता है नॉन रिस्पॉन्सिवनेस की लैक ऑफ इंटरेस्ट शो करना। इस तरीके के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। मतलब सामने वाला इन्फॉर्मेंट जरूर इंटरेस्ट लेकर एक बार आपकी बात सुनेगा ही सुनेगा। तो आई होप कि ये मेरिट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे मूव ऑन करेंगे डीमेरिट्स की तरफ, यानी कि क्या दोष हैं इस प्रणाली में या इस मेथड में, क्या दोष हैं। देखो, अगर मैंने कोई इनामरेटर अपॉइंट किया है तो ऑब्वियसली वो इनामरेटर मेरे लिए फ्री में काम नहीं करेगा, उसे भी तो कुछ ना कुछ पेमेंट देनी पड़ेगी ना। अब अगर मैं एक वाइड एरिया कवर कर रही हूँ, मैंने नंबर ऑफ इनामरेटर्स अपॉइंट किए हैं, तो ऑब्वियसली है मुझे उन नंबर ऑफ इनामरेटर्स को एक ह्यूज अमाउंट एज अ सैलरी कह दो, चाहे आप उनके ट्रेनिंग के लिए कह दो, मुझे ज्यादा पैसा उन पर खर्च करना पड़ेगा। तो इसलिए ये इसका सबसे पहला डीमेरिट बन जाता है कि ये एक कॉस्टली मेथड है और ये एक खर्चीला मेथड है। अब देखो सेकंड, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। अब देखो ये टाइम भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। क्योंकि हर एक सूचक के पास, हर एक इन्फॉर्मेंट के पास खुद विजिट करना पड़ता है, पर्सनली जाना पड़ता है, इसलिए टाइम भी निकालना जरूरी है, समय अधिक लगता है। अब देखो बहुत ही ध्यान से, ट्रेन्ड इनामरेटर्स आर मस्ट। अब मैं फिर से कहूंगी कि ये पॉइंट जो है उसे हम प्रिकॉशन की फॉर्म में, सावधानी की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं कि वाइल यूजिंग द अप्रोच ऑफ अपॉइंटिंग इनामरेटर्स, जब हमने इनामरेटर्स को अपॉइंट करना है उस वक्त हमें इस चीज का भी ध्यान रखना होगा कि हमारे इनामरेटर्स ट्रेन्ड हो, वो प्रॉपरली प्रशिक्षित हों। तो उन्हें ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम उन्हें प्रॉपरली ट्रेन नहीं करेंगे, अगर हम उन्हें प्रॉपरली क्वेश्चन आयर समझाएंगे नहीं, देखो उन्होंने क्वेश्चन आयर आगे क्वेश्चन करना है, अगर उन्हें ही नहीं क्वेश्चंस के मीनिंग पता होंगे, अगर उन्हें ही नहीं क्वेश्चन सही ढंग से समझ में आएंगे, तो वो आगे इन्फॉर्मेंट से किस तरह से सवाल पूछेंगे। तो इसलिए दे आर फर्स्टली सपोज टू बी ट्रेन्ड। इसलिए ये हमारे यहाँ पर डीमेरिट की फॉर्म में भी कवर किया जा सकता है कि अगर ये ट्रेन्ड नहीं होंगे तो हमारी रिसर्च गलत हो जाएगी।
बिल्कुल इसी तरीके से मिलता जुलता पॉइंट अगला है हमारा, इफ इनैमोरेटर्स आर पार्शियल या बायस्ड, इफ दे आर बायस्ड देन इनएक्यूरेसी विल बी देयर इन डेटा। अब देखो इस पॉइंट को एक और तरीके से समझिए। देखो हम इनैमोरेटर अपॉइंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली है कि अगर मुझे पंजाब का एरिया कवर करना है तो मैं वहां के लोकल इनैमोरेटर्स अपॉइंट करूंगी। अगर मुझे कोई और पर्टिकुलर एरिया कवर करना है तो मैं वहां के लोकल इनैमोरेटर्स अपॉइंट करूंगी। क्यों अपॉइंट करूंगी? क्योंकि जो लोकल इनैमोरेटर्स होंगे उनको लोकल लैंग्वेज आती होगी, वो लोगों के लोकल कल्चर से फैमिलियर होंगे। तो अगर हम किसी फैमिलियराइज्ड इंडिविजुअल को अपॉइंट करेंगे या फैमिलियर इंडिविजुअल को अपॉइंट करेंगे तो वो इजीली इंटरेक्ट कर पाएगा और हमारे क्वेश्चन आयर के आंसर मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन अब क्योंकि लोकल इंडिविजुअल अपॉइंट किया है, नोन है, तो वो नोन इंडिविजुअल पार्शियल भी हो सकता है, बायस्ड भी हो सकता है। अगर वो बायस्ड हुआ, अगर उसने पक्षपात किया तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो डेटा हमें मिलेगा वो इनएक्यूरेट होगा। तो यदि गणक पक्षपाती हुए तो आंकड़े अशुद्ध हो सकते हैं। आई होप कि ये जो एक लास्ट मेथड हमारा प्राइमरी डेटा की कलेक्शन वाला रहता था वो मैंने आपको आज अभी कंप्लीट करवाया है। ये पर्टिकुलर मेथड भी आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि हमारे पास एक छोटा सा और कंसेप्ट जिसे मैंने आज की इस वीडियो में कवर किया है वो क्या है। एक और टॉपिक जिसे आज कवर किया गया है वो है क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनायर। अब क्योंकि हमारे लास्ट जो टॉपिक्स थे वो क्वेश्चनायर से ही रिलेटेड थे तो देखते हैं कि एक अच्छी प्रश्नावली में क्या क्या गुण होने चाहिए। देखो बहुत ही आसान है, 10 पॉइंट्स हैं इसके और रिलेटिवली बहुत ही ईजी हैं। सबसे पहला पॉइंट, एप्रोप्रिएट और लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि प्रश्नों की संख्या उपयुक्त होनी चाहिए या प्रश्नों की संख्या जितनी हो सके उतनी कम होनी चाहिए। देखो जिनसे हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने जा रहे हैं, इनैमोरेटर को अपॉइंट किया है या अगर हम मेलिंग मेथड का भी यूज कर रहे हैं, अगर हम क्वेश्चंस अननेसेसरली नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर ज्यादा रख देंगे तो हो सकता है कि सामने वाला इन्फॉर्मेंट अट्रैक्ट ना हो हमारे क्वेश्चन आयर की तरफ। इसलिए हमारा जो क्वेश्चन आयर है उसमें टू दी पॉइंट क्वेश्चंस होने चाहिए, हमारे ऑब्जेक्टिव्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होने चाहिए और हो सके तो जितने कम क्वेश्चंस हो उतना ज्यादा बेटर होता है। सेकंड है सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। क्वेश्चंस आसान होने चाहिए, सरल होने चाहिए और समझ में आने के लायक होने चाहिए। अगर क्वेश्चन टफ होंगे तो हम ऑलरेडी ये डीमेरिट्स की फॉर्म में पढ़ चुके हैं पहले ही हमारे मेथड्स में कि अगर क्वेश्चन आयर, अगर प्रश्नावली जटिल होती है या टफ होती है तो कम ध्यान दिया जाता है ऐसी प्रश्नावलियों की तरफ, उन्हें नॉन रिस्पॉन्स की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, मतलब एक तरीके से उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। नेक्स्ट देखो, प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस हम क्वेश्चन आयर में फ्रेम करते हैं इनका एक उचित क्रम होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि हम लोगों ने पर्सनल क्वेश्चंस लाइक नेम है पूछना, अगर हमने जेंडर पूछना है, क्वेश्चन के कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछे जाते होते हैं ना कि आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस आप सबसे एंड में पूछ रहे हो या इन बिटवीन पूछ रहे हो। और जो मेन क्वेश्चन है लाइक आपने सजेशन पूछना है, अभी प्रॉब्लम के बारे में तो आपने स्पेसिफाई नहीं किया, आप सजेशन पहले ही पूछने लग गए हो। तो आप अपना क्वेश्चन आयर जो फ्रेम करो उसमें आपको क्रम का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी आपके क्वेश्चंस हो वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में हो। नेक्स्ट है हमारे पास नो अनडिजायरेबल क्वेश्चन। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछना जिसकी वजह से इन्फॉर्मेंट के मान सम्मान को किसी प्रकार की कोई ठेस पहुंचे। तो इसलिए अनुचित प्रश्न नहीं होने चाहिए हमारे क्वेश्चन आयर में। आगे है नॉन कंट्रोवर्शियल,
यानी कि जो भी हमारा क्वेश्चनायर बने वो किसी भी पक्षपात के मद्देनजर नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें किसी तरीके का कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना आए जो कंट्रोवर्सीज राइज करे। 6th पॉइंट है नो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस। कोई भी ऐसा क्वेश्चन, मतलब कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि जो क्वेश्चंस आप क्वेश्चनायर में पूछ रहे हो ऐसे क्वेश्चंस ना हो जिसमें इन्फॉर्मेंट को कैलकुलेशन करनी पड़े, मतलब उसकी एनालिटिकल थिंकिंग के बेसिस पर बस वो सोचकर समझकर आपको प्रॉपर आंसर दे, किसी तरह की कोई गणना ना उसे करनी पड़े। देन है 7th प्री टेस्टिंग बाय पायलट सर्वे। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पायलट सर्वे, पूर्व प्रशिक्षण यानी कि मार्गदर्शी सर्वेक्षण द्वारा। ये पायलट सर्वे को मार्गदर्शी सर्वेक्षण कहा जाता है। अब देखो ये होता क्या है, आपने क्वेश्चनायर तैयार कर लिया, आप उस क्वेश्चनायर को, अगर आपने अपनी वो रिसर्च एक वाइड एरिया के लिए कवर करनी है, आपने क्या किया, वाइड एरिया को ही एकदम कवर करने की जगह आपने पहले एक छोटे से एरिया में उसका सर्वे कर देख लिया, आपने उसे चेक कर देख लिया कि जो मैंने क्वेश्चनायर तैयार किया है कहीं इन्फॉर्मेंट्स को या जो हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं उन्हें क्वेश्चंस को समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं आ रही, कहीं उन्हें क्वेश्चनायर टफ लग रहा हो। अगर उन गिने चुने लोगों को वो क्वेश्चनायर समझ में आ जाता है, मतलब एक तरीके से प्री ट्रायल है ये, ठीक है, हम हमारे क्वेश्चनायर्स का ट्रायल ले रहे हैं कि अगर कुछ लोगों को वो समझ में आ गया है तो हम इसे वाइड रेंज पर भी लॉन्च कर सकते हैं। एक तरीके से हम अपने क्वेश्चनायर का इस्तेमाल वाइड एरिया के डेटा को कवर करने में, कलेक्ट करने में यूज कर सकते हैं। तो इसलिए एक अच्छे क्वेश्चनायर को पहले पायलट सर्वे में प्री टेस्टिंग कर जांच लेना चाहिए, उसका प्रशिक्षण ले लेना चाहिए, ताकि, और एनामरेटर का भी प्रशिक्षण हो जाएगा साथ में अगर हम एनामरेटर मेथड यूज कर रहे हैं, ताकि हम पता चल जाए कि हमारा क्वेश्चनायर जो है वो हमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगा या नहीं देगा। देन है प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, अगर यहाँ वो ना दे तो हम कुछ चेंजेस लेकर आ सकते हैं, हमारे क्वेश्चनायर को सही कर सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट है प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, उचित निर्देश। देखो आप अगर एग्जाम्स देते हो तो जो क्वेश्चन पेपर आपके पास आता होता है उस क्वेश्चन पेपर पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं कि राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो क्वेश्चंस है वो इतने मार्क्स के हैं, ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके लॉन्ग क्वेश्चंस है, कुछ इस तरीके की आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं। तो कुछ इसी तरह से आपके क्वेश्चनायर पर भी आप कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हो, मतलब कुछ निर्देश अगर स्पष्ट करना चाहो तो स्पष्ट कर सकते हो कि किस तरह से। ऐसा बताने से होगा क्या, ऐसा बताने से जो इन्फॉर्मेंट है या जो इनैमरेटर है, जो डेटा कलेक्ट करने गए हैं फील्ड में, उन्हें क्वेश्चनायर को सही तरीके से फिल करवाने में या करने में आसानी हो जाती है। आगे है 9th पॉइंट विच इज क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ द क्वेश्चंस और आंसर्स पॉसिबल। मतलब हमने कुछ इस तरह के क्वेश्चंस क्वेश्चनायर में एड ऑन करने हैं या मौजूद होने चाहिए इस तरह के क्वेश्चन जिनमें अगर एक क्वेश्चन है तो उसी से रिलेटेड कोई नेक्स्ट क्वेश्चन हो। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, इफ यस है तो ये आंसर दो आगे, अगर इफ नो है तो आगे इसका भी आंसर स्टेट करो रीजंस के साथ। तो कुछ इस तरह के क्रॉस वेरिफिकेशन के क्वेश्चंस होने चाहिए ताकि आप जांच कर सको कि जो इन्फॉर्मेंट हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है वो उस इंफॉर्मेशन पर कितना सत्यता के आधार पर खरा उतरता है। लास्ट पॉइंट है रिक्वेस्ट फॉर रिटर्निंग दी क्वेश्चनायर। देखो अगर हम मेलिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, डाक विधि का इस्तेमाल करते हैं,
तो हम इसमें पढ़ चुके हैं कि एक इस तरह की एक रिक्वेस्ट भी इंक्लूडेड होनी चाहिए जिसमें कि जो इन्फॉर्मेंट है वो क्वेश्चनायर को फिल करने के बाद हमें रिटर्न करे। तो इसी तरह का एक एनक्लोजर भी होना चाहिए क्वेश्चनायर में जिसमें ये लिखा हुआ हो कि प्रश्नावली को लौटा दिया जाए जब ये फिल हो चुकी है। तो आई होप कि जो मेरा आज का ये टॉपिक था जिसमें मैंने हाउ वी कैन कलेक्ट दी प्राइमरी डेटा, ये भी आपको समझ में आया होगा। एंड व्हाट आर दी गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्वेश्चनायर, ये भी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमारे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग दी प्राइमरी डेटा तो कंप्लीट होते हैं। हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में हाउ वी कैन कलेक्ट दी सेकेंडरी डेटा, हम इसे कवर करने की कोशिश करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जो कि आंकड़ों के संकलन से संबंधित है, यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा से रिलेटेड है। सो गाइज, इफ यू हैव नॉट still you have not subscribed the channel, then kindly subscribe the channel, share the videos, keep watching, like the videos. Thank you so much and have a nice day.